मैं मंजू शर्मा। बच्चों, आज हम कक्षा 7 के हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्णों के बारे में जानेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। बच्चों, वर्ण भाषा की बुनियाद होती है। वर्णों को जोड़कर ही शब्द बनते हैं और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं। इसलिए वर्ण भाषा में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब वर्णमाला पढ़ेंगे हम। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह से मतलब है कि वर्णों का क्रमबद्ध रूप होना, यानी वर्णों का वर्णमाला में एक निश्चित स्थान होना। जब वर्ण वर्णमाला में अपने सुनिश्चित स्थान एवं क्रमबद्ध रूप में होते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं। आपने वर्णमाला आ से ज्ञा तक देखी है। उसमें स्वरों का अपना स्थान है और व्यंजन का अपना स्थान है। इसी क्रमबद्ध तरीके को वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में भी आपने अल्फाबेट्स देखे हैं A to Z, उसमें भी वे अपने एक निश्चित स्थान पर हैं। किसी भी भाषा में वर्णों को व्यवस्थित रूप में करना अत्यंत जरूरी है। यही वर्णमाला कहलाती है। अब हम वर्ण के भेद पढ़ेंगे। वर्ण के 2 भेद होते हैं, अर्थात प्रकार, स्वर और व्यंजन। स्वर, जो वर्ण बिना किसी सहायता के उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े वे स्वर कहलाते हैं। बच्चों, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्वर बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। उन्हें बोलने के लिए, उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजन को उच्चारित करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर तो बिना किसी सहायता के बोले व लिखे जा सकते हैं। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। हिंदी में स्वर कितने हैं देखिए। अ, आ, इ, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। प्रायः अम और आहा को स्वरों के साथ रखा जाता है क्योंकि इनकी मात्राएं होती हैं, किंतु ये स्वर नहीं है। बच्चों, ध्यान दीजिए, आपके स्वरों में जो अम और आहा हैं इन्हें स्वर के साथ रखा तो गया है, लेकिन इनकी केवल मात्राएं उपयोग होती हैं। ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन के जैसे ही हैं। इनका उच्चारण आ की सहायता से होता है। उच्चारित करके देखिए, अम में जो बिंदु है उसको आ की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए ये व्यंजन के जैसे ही माने जाते हैं। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ध्यान दीजिए, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अम और आहा अयोगवाह कहलाते हैं। अब हम मात्रा पढ़ेंगे। जो स्वर हैं उनका प्रयोग हम मात्राओं के रूप में करते हैं। जब ये स्वर व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ते हैं तो इनके बदले इनकी मात्राओं को लिखा जाता है। सभी स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। अब हम स्वरों की मात्राओं को देखेंगे। अ, छोटा आ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। शब्द देखिए कैसे बनते हैं। अनार, अब, अमर। आ की मात्रा ये है। शब्द देखिए कैसे बनते हैं। माता, तारा। ई, छोटी की मात्रा किला,
बिना। बड़ी ई की मात्रा पीपल, पीना। ऊ की मात्रा कुल, पुल। बड़े ऊ की मात्रा देखिए कूदा, दूर। री से ऋषि की मात्रा कृपा, वृक्ष। ए की मात्रा केला, बेर। आई की मात्रा देखेंगे मैल, पैसा। ओ की मात्रा मोर, गोरा। औ की मात्रा कौन, पौधा। बच्चों, अब हम स्वर के भेद पढ़ेंगे। स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। बच्चों, ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, इसीलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं, अ, ई, उ तथा री। सेकंड देखिए दीर्घ स्वर। नाम से ही प्रतीत हो रहा है दीर्घ। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, 2 गुना समय, यानी ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगा है तो दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगेगा। इनकी संख्या 7 होती है। अब देखिए कौन से स्वर हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। नेक्स्ट देखिए प्लुत स्वर। जिस स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, यानी 3 मात्रा का समय लगता है। इनका प्रयोग अधिकतर पुकारते समय किया जाता है। जो लंबी ध्वनि होती है उसमें प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह देखिए, इसे अवग्रह कहा जाता है। देखिए जैसे ओम, सुनो आदि। बच्चों, अब हम अनुस्वार पढ़ेंगे। इसका बिंदु मात्रा होती है। इसका उच्चारण नाक से होता है। ये न या म के समान होता है। देखिए कुछ शब्दों को बोलकर उच्चारित कर कर देखते हैं। संबंध, चंदा, शंख, चंचल आदि। अनुस्वार का प्रयोग यहाँ पर मात्रा के रूप में बिंदु से प्रतीत होता है। आइए अनुनासिक आते हैं। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। देखिए कुछ शब्दों को। चांद, आंख, मुंह आदि। विसर्ग। इसका चिन्ह देखिए। इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम संस्कृत शब्दों में होता है। बच्चों, तत्सम शब्द हम पढ़ चुके हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से जैसे हैं वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह आप देख ही रहे हैं। कुछ शब्दों को देखते हैं। अतः, प्रातः, पुनः आदि। एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। कुछ आगत ध्वनि पढ़ते हैं। ओ, ज, फ आदि। ओ का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉपी। जरा, जरा का अर्थ होता है थोड़ा। फन, फन अर्थात सांप का सिर। एक फ के नीचे नुक्ता लगाकर हम पढ़ेंगे। वर्ण के 2 भेद पढ़े हमने, स्वर और व्यंजन। अब स्वर के बाद व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जा सकते हैं।
उसमें स्वरों का होना आवश्यक है। बिना स्वर के व्यंजन उच्चारित नहीं हो सकते। व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन के भेद देखिए। व्यंजन के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 25 है। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। बच्चों, स्पर्श व्यंजन बोलते समय मुख में जीभ कई स्थानों को स्पर्श करती है, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसमें 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। इनकी संख्या कुल 25 है। सबसे पहले क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ण, ये 5 व्यंजन हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ है, यानी ये कंठ से उच्चारित किए जाते हैं, यानी बोले जाते हैं। च वर्ग। च, छ, ज, झ, अया, तालु। इन्हें उच्चारित करते समय जीभ तालु को स्पर्श करती है, इसीलिए तालु इनका उच्चारण स्थान है। ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये मूर्धा। मूर्धा का अर्थ है इसमें थोड़ा जीभ मुड़कर तालु को स्पर्श करती है। त वर्ग। त, थ, द, ध, न, ये दंत उच्चारण स्थान में आते हैं। इसमें जीभ दंत को छूती है, स्पर्श करती है। प वर्ग। प, फ, ब, भ, म, ये उच्चारण स्थान ओष्ठ में आते हैं। इसमें होठों द्वारा इनका उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट, अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। बच्चों, स्पर्श व्यंजन में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, लेकिन अंतस्थ व्यंजन में जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। नेक्स्ट, ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा के तेज गति से मुंह से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा यानी गर्मी सी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। बच्चों, इसके नाम से ही पता लग रहा है ऊष्म व्यंजन, यानी जिन व्यंजनों को बोलते समय मुंह से हवा निकले। अगर हम सरल शब्दों में समझना चाहें तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म ऊष्मा निकलती है, गर्म हवा निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 ही होती है। श, श, स, ह। नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन। नाम से ही इसके पता लग रहा है, संयुक्त यानी एक से अधिक व्यंजनों को जोड़कर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करना। इसकी परिभाषा देखते हैं। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये मुख्य 4 ही होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक। अब हम देखते हैं किन 2 व्यंजन को मिलाकर ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं। क्ष, क्ष क्षत्रिय, क और श षटकोण मिलाकर। शब्द देखिए,
क्षण, क्षमा, रक्षा। त्रिशूल, त और रा मिला के, पत्र, त्रिशूल, मात्रा। ज्ञानी, ज य मिला के, ज्ञान, आज्ञा। श्रमिक मिला के, श र, श्रम, श्रेणी, श्रमिक। द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। सरल शब्दों में बच्चों, जब एक व्यंजन आधा होता है और एक व्यंजन पूरा होता है लेकिन वो एक जैसे ही व्यंजन होते हैं, वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। शब्द देखिए, कच्चा, पक्का, सज्जन। इसमें आधा चा, पूरा चा, इसमें आधा का, पूरा का। इस प्रकार ये द्वित्व व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। संयुक्ताक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। सरल शब्दों में, एक व्यंजन स्वर के बिना होगा और एक व्यंजन स्वर से युक्त होगा। जैसे कि देखिए, द और य मिला के द्य बनता है। द स्वर रहित है, इसमें स्वर की मात्रा नहीं है और य में अ लगा हुआ है तो द्य बना। द्य का प्रयोग हम कई शब्दों में करते हैं, विद्यालय, विद्या, यद्यपि आदि। बच्चों, अब हम रा के प्रयोग के नियम पढ़ेंगे। पहला नियम, जब र किसी व्यंजन से पहले आए तो वह आने वाले वर्ण के ऊपर जो रेफ की मात्रा लगती है उसके रूप में लगता है। ध्यान दीजिए बच्चों, किसी व्यंजन से पहले आए तब, जैसे कि र माँ से र पहले आ गया तो देखिए माँ के ऊपर रेफ की मात्रा लग गई। इससे शब्द बनते हैं नर्म, शर्म। सेकंड नियम देखिए इसका, र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है। वही बात, एक व्यंजन स्वर रहित होगा और एक व्यंजन स्वर के साथ होगा तो उसमें र नीचे की मात्रा के रूप में लगाया जाता है। देखिए, म र म्र, इससे शब्द बन गया आम्र। प र प्रमोद। अब देखिए, ट और डा के बाद यदि र आता है तो उसका रूप इस प्रकार हो जाता है, ड्र से ड्रम, ड्रामा, ट्र। अब हम वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्ण विच्छेद समझेंगे। ध्वनि या वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि वर्णों के योग से ही शब्द बनते हैं और जब किसी शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों या वर्णों को अलग अलग करते हैं तो वो वर्ण विच्छेद ही कहलाता है। वर्ण विच्छेद में हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग करते हैं। उदाहरण देखेंगे, भारत। भारत में भ में बड़ा आ मिला हुआ है, र में छोटा आ मिला हुआ है, ता में भी छोटा आ मिला हुआ है। देखिए, भा में से बड़ा आ अलग किया, र में से छोटा आ और ता में से छोटा आ। इसी प्रकार कमल में देखिए, क अ म अ ल अ। किताब में देखिए, क ई त आ ब अ। तपस्या में देखिए, त अ प अ सा आधा है, यहाँ पर इसमें स्वर नहीं है इसीलिए ये आधा ही रहेगा, य अ। अब हमने इतना पढ़ा, इसमें हम महत्वपूर्ण बिंदु एक बार देखते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। आइए बच्चों, अब हमने जितना पढ़ा है उसका अभ्यास करें।
सबसे पहले हम सही और गलत बताएंगे। ये कुछ वाक्य हैं, ये सही हैं या गलत हैं, ये हम इससे जानेंगे। सबसे पहला, व्यंजन बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं? नहीं, ये गलत है। व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, इसीलिए ये वाक्य गलत है। सेकंड, किसी भाषा के स्वर समूह को वर्णमाला कहते हैं? नहीं, गलत। स्वर समूह नहीं, वर्णमाला में तो स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, तभी तो वर्णमाला बनती है, इसीलिए ये वाक्य गलत है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं, बिल्कुल सही। 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट, स्वर को उच्चारण करने के लिए अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है? बिल्कुल गलत। स्वर तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। हमने पढ़ा है कि स्वर को उच्चारण करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, ट वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? बिल्कुल सही। ट वर्ग के व्यंजन को उच्चारित करते समय जीभ थोड़ा सा मुड़ती है, इसीलिए इसका स्थान मूर्धा रखा गया है। नेक्स्ट, अंतस्थ तथा ऊष्म व्यंजनों की संख्या 5 है? बिल्कुल गलत। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है? बिल्कुल सही। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है और स्वरों की संख्या 11 है। क्ष संयुक्त व्यंजन है? बिल्कुल सही। आइए बच्चों, अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। ये हमने पढ़ा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है तो वह माला वर्णमाला कहलाती है। नेक्स्ट, स्वर बिना किसी डैश की सहायता से बोले जाते हैं, है ना? तो स्वर बिना किसी व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं। नेक्स्ट, सभी व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। नेक्स्ट, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से कितना समय लगता है? 2 गुना समय लगता है। बड़ी मात्रा वाले स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं और ह्रस्व स्वर एक मात्रा वाले स्वर होते हैं, तो उसमें दुगना समय लगता है। अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवाह। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। नेक्स्ट, 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों को यदि जोड़ा जाए तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि क्ष, त्र, ये हमने पढ़े थे। नेक्स्ट, उच्चारण तथा प्रयोग के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। आइए बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, स्वर के कितने भेद होते हैं? हमने पढ़ा है स्वर के 3 भेद होते हैं। भेद यानी प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर 2 मात्रा का समय लगता है, प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर से
3 मात्रा का यानी तिगुना समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। अ, इ, उ, ऋ ये सभी छोटे स्वर हैं, छोटी मात्राओं वाले स्वर हैं। इसमें कम समय लगता है, इसीलिए इन्हें ह्रस्व स्वर में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन की संख्या कितनी है? व्यंजन की संख्या 33 होती है, 33। व्यंजन की संख्या 33 होती है। वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? हमने पढ़ा है वर्णों के व्यवस्थित समूह या फिर क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला वर्ण के जो क्रमबद्ध समूह है, जिसमें वर्ण क्रमबद्ध रूप से और व्यवस्थित रूप से लिखे गए हैं, वो वर्णमाला कहलाती है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसमें स्वरों को उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है और व्यंजन को उच्चारित करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार बच्चों, हमारा यह पाठ वर्ण विचार पूर्ण हुआ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसमें दिए गए सभी परिभाषाओं और अभ्यास